हाईली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब डेवलप हो जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लगता है और यहाँ पे एक वीक फोर्स बनता है, वीक अट्रैक्शन बनता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये काफी बड़ा फोर्स होता है इस सेंस में कि मॉलिक्यूल्स को पास पास में रखने के लिए। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, कनेक्टिविटी बन जाती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बढ़ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और भी कई सारे रोल्स हैं, कई सारी जगह पे काम आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के छोटे छोटे केसेस हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स बॉन्ड विद एच डैश डैश डी। तो एक्स इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड डी इज ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब उसमें वो कौन कौन हो सकता है, तो वो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में से हो सकता है। ऑल्दो एन एंड सी एल हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक सवाल आता है कि सर नाइट्रोजन और क्लोरीन की तो सर हमने पॉलिंग स्केल पे पढ़ी, तो ऑलमोस्ट 3 ही है, तो फिर क्लोरीन क्यों नहीं बना पाता है? तो क्लोरीन डज नॉट फॉर्म बिकॉज क्लोरीन का जो चार्ज डेंसिटी है वो कम है, क्योंकि साइज बड़ा है। तो ये आपको मेरे ख्याल से जरूर आपके टीचर ने बताया होगा। नॉर्मली द बॉन्ड एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत ही छोटी होती है, 8 से लेकर 45 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है। Then however there are certain H bonds which are exceptionally high energy, जैसे कि फ्लोरीन वाला जो है, फ्लोरी HF के अंदर जो बनता है, फ्लोरीन नहीं HF का F माइनस के साथ यानी HF2 माइनस के अंदर जो बनता है वो 165 किलो जूल पर मोल का होता है। देन एक सवाल आता है कि KHF2 exist but KHHCl2 मतलब Cl2 और KHBr2 does not because of again क्योंकि KHF2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है लेकिन बाकी दोनों में नहीं हो पाती है, तो दिस इज द रीजन। देन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कैन हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसमें वाटर है, उसके अंदर एसिटिक एसिड है, उसमें HF है, ये सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है। देन ये कुछ एसिड्स हैं, ऑक्सैलिक एसिड है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाती है। देन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें डाइमराइजेशन वाला भी केस आता है कि व्हेन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड है ना, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि 120 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको पता है कि एसिटिक एसिड में डाइमर फॉर्म हो जाता है। अभी सब आ रहा है बेटा, चैट पे मत लिखो कुछ भी, मेरा को कंप्लीट करने दो पहले, तो अभी सब आ जाएगा। देन टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग, तो टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग में इंटरमॉलिकुलर होती है और इंट्रामॉलिकुलर होती है। आपको पता है इंटर से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होगा। डाइमर मीन्स दो, डाइमर मीन्स दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, ये बन गया डाइमर। 3 जुड़ गए तो बन गया ट्राइमर, 4 बन गए जुड़ गए तो मिल गया टेट्रामर, एंड इसी तरह जब बहुत सारे जुड़ गए तो बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो जैसे इसको मजाक में बोलते हैं कि 2 साथ में जाके मर गए तो बोले डाइमर, है ना, 3 साथ में जाके मर गए तो ट्राइमर, और बोले बहुत सारे एक साथ जाके मर गए तो मतलब पॉलीमर। अब देखो, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब कनेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, तो होता क्या है कि एक दूसरे के साथ हुआ, दूसरा तीसरे के साथ और चौथा, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे एक मॉलिक्यूल खुद ही से आपस में बॉन्ड बनाएगा। स्क्रीन इज नॉट, मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों? इज माई स्क्रीन विजिबल? ओके ओके ओके, कुछ बच्चों को नहीं आता है तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। किसी का मैसेज आता है कि सर स्क्रीन कंफर्म नहीं है, तो मैंने कंफर्म कर लिया। ओके, सो अभी देखो, एक मॉलिक्यूल आपस में ही अगर इंट्रामॉलिक्यूलर बनाए तो क्या होगा, उसमें एक स्फेरिकल शेप आएगा, और किसी भी गिवन मास के लिए स्फीयर जो होता है ना, उसका सरफेस एरिया सबसे लीस्ट होता है। तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, मतलब वंडरवाल फोर्स डिक्रीज होंगे। वंडरवाल फोर्स डिक्रीज होंगे मतलब कि इंटरैक्शन वंडरवाल फोर्सेस कम होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बड़ा अजीब और गरीब बात होती है कि इंटरमॉलिक्यूलर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो बीपी बढ़ता है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर से बीपी कम हो जाता है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर के बारे में बात है, और इंट्रामॉलिक्यूलर को डिटेल में बताया गया है। देन ये देखो HF की बॉन्डिंग जिगजैग टू अवॉइड द
लाइक लोन पेयर का रिपल्शन, जैसे यहाँ फ्लोरीन के लोन पेयर है, यहाँ पे इसके तो काफी दूर हो गए ना, सामने होते तो आमने सामने देते। फिर देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक्स्ट्रा वेकेंट स्पेस दिख रहा है आपको, वेकेंट स्पेस आ जाता है, एंड दैट इज द रीजन कि सॉलिड फॉर्म में जब आता है वाटर तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। तो ये भी, इसके पीछे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही एक रीजन है। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आता है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे HF सॉलिड है, H2O सॉलिड है कि उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिगजैग स्ट्रक्चर बनता है। देन एसिटिक एसिड का डाइमर बनता है, H2S एसाइड ऑक्सैलिक एसिड, H2C2O4 जो है वो पॉलीमेरिक बना जाता है। तो ये सारे के रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से निकलते हैं। देन एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के पीछे भी कई बार हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वही रीजन होता है। देन ये मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 15 और ग्रुप 16 17 के हाइड्राइड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। इसमें बताया गया कि देखो किस तरह से अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते सबसे पीछे होना चाहिए था मेल्टिंग, सबसे बॉइलिंग पॉइंट के मामले में जो सबसे यहाँ पर आ गया। देन ग्रुप 16 में अगर आप देखोगे तो ग्रुप 16 में भी आपको ट्रेंड दिया हुआ है, तो ये सब ट्रेंड आपको एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे। देन अगर आप देखें तो एसिडिटी भी कुछ कुछ जगह पे हमने इसको एक्सप्लेन करते हैं, इंट्रामोलिकुलर से हम एसिडिटी को एक्सप्लेन करते हैं, इंटरमोलिकुलर से। ये क्लोरल हाइड्रेट आ गया आपका। क्लोरल हाइड्रेट का स्ट्रक्चर आपके नोट्स के अंदर जो टीचर ने पढ़ाया था वहां पे गलती से उन्होंने गलत लिख दिया था, ये लिख दिया था उन्होंने CCl3 डॉट ट्वाइस H2O, तो ये गलत है, उसको सही कर लेना। देन अब ये देखिए एक छोटा सा सवाल कई बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिटी को कैसे चेंज करता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड में एक H प्लस डोनेट करने के बाद में यहाँ पर ये हाइड्रोजन की इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, जिससे कि ये स्टेबल हो जाता है। तो अब ऐसे समझो कि यहाँ पर ये मैलिक एसिड था और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना बच्चों, वो वीक एसिड्स होते हैं, तो वो जब जाके अपना रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है ये इस तरह से ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ नीले से दिखा दिया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है और यहाँ पे H प्लस, तो ये ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। अगर ये स्टेबल बन रहा है ना प्रोडक्ट तो ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगा, तो इसीलिए मैलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फ्यूमेरिक एसिड के मुकाबले। क्योंकि फ्यूमेरिक एसिड में क्या हुआ, ये जो नेगेटिव बना ना, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पर जो H था वो नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है और स्टेबल नहीं हो पाता ये, इसलिए फ्यूमेरिक एसिड इज लेस स्टेबल, मतलब लेस एसिडिक देन मैलिक एसिड। देन एप्लीकेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देन इट कम्स ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स किसको बोलते हैं, जिसमें XOX बॉन्ड आता है उसको ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। ऑक्सी के कुछ लिंकेजेस के कुछ एग्जांपल भी दिए हैं कि ये एनाइंस के जो हैं कंपाउंड्स 26 27 98। तो ये ऑक्सी एसिड्स हैं, एक्सेप्शंस, इसमें एक्सेप्शंस हैं कि सिंगल सेंटर्ड है ये थायोसल्फेट वाला, ये स्ट्रक्चर इसका गलत है, कोई गलती से बना दे तो। देन केसेस ऑफ प्लेनरिटी, किसमें प्लेनरिटी होगी किसमें नहीं होगी। देन पार्ट 2 स्ट्रक्चर एंड नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोज एसिड्स मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग XOH बॉन्ड लिंकेज और वेयर X इज द सेंट्रल एटम, इसको बोलते हैं हम ऑक्सी एसिड्स।
ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा था ऑक्सी कंपाउंड्स थे शायद, ऑक्सी एसिड्स। वन 101, 102, देन 103। बेसिसिटी में आपको पता है कि एक हाइड्रोजन मतलब एक एसिड कितने H प्लस डोनेट कर सकता है, वही उसकी बेसिसिटी होती है। अभी आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट पहले इसको कंप्लीट कर लूँ, अभी समझा दूंगा मैं। बेसिसिटी हो गया, देन उसके बाद में बेसिसिटी में आपने एक्सेप्शन पढ़ा ही होगा, जैसे वो अपन लिखते हैं H3PO3, तो इसमें 3 दिखते हैं लेकिन होते 2 ही हैं, क्योंकि डोनेटेबल 2 ही होते हैं। तो खाने के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग वाला सीन हो गया। 105। देन प्रीफिक्स विद मेटा, मेटा कब लगता है ये बताया गया कि जैसे बोरिक एसिड है, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो बनेगा, तो वो बोरिक एसिड का इसमें से निकला है वाटर मॉलिक्यूल, तो कहलाएगा मेटाबोरिक एसिड, या उसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो ऑर्थोबोरिक एसिड में से एक पानी निकाल दिया तो मेटाबोरिक एसिड बन गया। ये सब ऑक्सी एसिड चल रहे हैं ये। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, पर एंड परऑक्सी एसिड्स, ये कारोज एसिड, और ये हमने पढ़ा था मार्शल एसिड, ये सब इसके अंदर आता है। देन IUPAC नेमिंग ऑफ सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स, उनके सॉल्ट्स के कैसे नाम हम रखेंगे, ये पढ़ा था कि अपने सॉल्ट्स के नाम रखना। हाँ, ये TKP1 वालों ने नहीं पढ़ा होगा अभी ऑक्सी एसिड, शायद कल पढ़ोगे तो शायद। या आपने बोरोक्स वगैरह का स्ट्रक्चर आपके आया भी होगा क्वेश्चन में। अरे रक्षित, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो TGP और TPG हैं उनका आया होगा। बोरेक्स का तो क्वेश्चन भी है क्लास में, उसमें मॉड्यूल में। ये पढ़ा है कि आपने कार्बोरंडम वगैरह, मेरे को लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, शायद लीडर वीडर के हिसाब से है। बस इतना ही करते हैं अपन, इसके अलावा कुछ और पढ़ा है क्या आपने? सिलिकेट वगैरह पढ़े होंगे ना। 119, तो 122, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये नोट्स में कुछ ज़्यादा दे रखी है। चलिए एक बार ऑक्सी एसिड्स को देख लेते हैं, जरा समझ लेते हैं ऑक्सी एसिड्स को। ऑक्सी एसिड एक बार दिखा देता हूँ आपको। दोज एसिड्स मॉलिक्यूल्स विच हैव XOH बॉन्ड लिंकेज, ठीक है, उनको बोलते हैं हम ऑक्सी एसिड्स। जैसे कि जहां कहीं भी मान लो ये आ गया POH, ये ऐसा कहीं अगर किसी एसिड में आ रहा है तो ये कहलाएगा ऑक्सी एसिड, ठीक है। जैसे कि HCl को हम ऑक्सी एसिड नहीं बोल सकते, लेकिन HNO3 को बोल सकते हैं, क्योंकि HON सेंट्रल मेटल के साथ ये XOH बॉन्ड आ गया ना, तो इसको हम ऑक्सी एसिड बोल सकते हैं। अब देखिए ऑक्सी एसिड्स की बेसिसिटी कैसे मेजर करते हैं कि उनमें डोनेटेबल H प्लस कितने हैं। तो यहाँ पे तो ये ऐसे एग्जांपल दे दिया, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि किसी भी ऑक्सी एसिड की या किसी भी एसिड की, अरेनियस एसिड जो H प्लस डोनेट करने वाले एसिड्स हैं, उनकी एसिडिटी इस बेसिस पे तय की जाती है कि कितने H प्लस डोनेट करते हैं।
H3BO3 एक एक्सेप्शन है जो कि एक वैसा वाला एसिड नहीं है, एरेनियस एसिड नहीं है, H+ डोनेट नहीं करता, बल्कि ये लुईस एसिड है जो कि नॉन प्रोटॉन डोनर एसिड है, वीक मोनोबेसिक एसिड। ये आपने पढ़ा होगा H3BO4 का या BO3 का। देन इक एंड अस, जैसे सल्फर है, सल्फर में दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली वो बनाते हैं कंपाउंड ऑक्सी एसिड्स, एक तो +4 में, एक +6 में। अगर +4 वाला है तो उसको बोलते हैं अस एसिड, +6 वाला है तो उसको बोलते हैं इक एसिड। जैसे कि आप देख सकते हैं +4 और प्लस, जैसे सेंट्रल एटम में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो हम बोलेंगे उसको अस एसिड, ठीक है। तो जैसे कार्बन सिलिकॉन के अंदर तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पर नाइट्रोजन फास्फोरस में अगर देखें तो +5 +4 इस तरह से, +3 +2 ये होती है। तो जो ये +3 +2 +1 है उनको तो अस बोलेंगे, और +5 +4 वालों को इक बोलेंगे। सल्फर में +6 +5 वालों को इक बोलेंगे, और 4 3 2 1 वालों को सबको अस बोलेंगे। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के अंदर +7 से लेकर +5 वालों को इक बोलेंगे, और लेस देन 5 होगा तो उनको अस बोलेंगे। अब जरा देखना, H3BO3 को चूंकि इसमें +3 है तो इक ही लगाएंगे, तो बोरिक एसिड। H2CO3 के अंदर कार्बन की +4 होती है, हाईएस्ट होती है, तो हम क्या लगाएंगे, कार्बोनिक एसिड। लुईस एसिड, लुईस बेस मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको लुईस एसिड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको लुईस बेस बोलते हैं। HClO3 के अंदर देखेंगे अगर तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +5 में क्या बोलेंगे उनको, वो सब मैंने दिया है, हाउ टू डिसाइड ऑक्सीडेशन स्टेट, वो सब इस नोट्स के अंदर है, आप पढ़ लेना, ये मैं शेयर कर दूंगा PDF आपके साथ। SO2 का डाइपोल मोमेंट, SO2 का और SO3 का, SO2 में लोन पेयर है ना बेटे, तो लोन पेयर होने की वजह से डाइपोल मोमेंट रहेगा उसके अंदर। रुको जरा अभी एक मिनट, ऑक्सी एसिड समझाने दो मेरे को, चैट पे मत लिखो कुछ अभी। देन HClO3 के अंदर देखो बच्चों, क्लोरीन +5 में है तो वो क्या कहलाएगा, क्लोरिक एसिड, और +3 में है तो क्या कहलाएगा, क्लोरस एसिड। नाउ अब बात करते हैं ऑर्थोमेटा किसको बोलते हैं। तो व्हेनेवर वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ए पेरेंट एसिड विच इज नॉर्मली इक एसिड, किसी इक एसिड से जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो वो कहलाता है मेटा एसिड। तो जैसे बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो बन गया मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। फिर जैसे देखिए ये जो मेटाबोरिक एसिड है, ये मेटाबोरिक एसिड का ये ट्राइमर बन गया, और इस ट्राइमर का एनायन ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। चलिए फिर हम बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड, उसमें से एक पानी निकल गया तो क्या बन गया, HPO3, तो क्या कहलाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और वही मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है वो ट्राइमर बना लिया, और उसका एनायन ये होता है और उसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। देन HPO3 का हमने टेट्रामर बना दिया, टेट्रामर बनाया और टेट्रामर का एनायन बनाया तो ये बन गया। फिर इसी तरह से HPO3 का अगर पॉलीमर बना दिया तो ये पॉली एसिड बन गया और उसका पॉली एनायन बन गया। देन H2SO4 बच्चों, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और उसमें से पानी निकाल दिया एक वाटर मॉलिक्यूल, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते ही वो बन जाता है SO3। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, क्या कि यहाँ पे अब अपन इसको मेटा एसिड नहीं बोलेंगे, इंस्टेड इट इज कॉल्ड एज एनहाइड्रस। जब हाइड्रोजन बिल्कुल गायब हो गया तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस ऑफ दैट एसिड। तो SO3 हम बोल सकते हैं SO3 इज द एनहाइड्रस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से देखो H2CO3 में से पानी निकाल दिया तो बन गया CO2, तो CO2 को हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस ऑफ H2CO3। अब आता है पायरो, पायरो कब बोलते हैं, जिसे एक्सो एक्स लिंकेज को हम बोलते हैं पायरो, यानी कि दो सेंट्रल एटम के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए तो उसको बोलते हैं पायरो। तो देखिए व्हेनेवर वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द पेरेंट एसिड, जैसे फॉस्फोरिक एसिड है उसमें से हम निकालेंगे, ये तो रिपीट हो गया, ये वाला पेज, ये वाला रिपीट हो गया शायद, हाँ ये शायद रिपीट हो गया, 106 और 107 रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं। तो देखिए जैसे दो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें से एक पानी निकाल दिया तो क्या बन गया, पायरो, H2H2O7, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और नीचे स्ट्रक्चर बना के भी दिखा रखा है कि कैसे निकला। इसी प्रकार से दो फॉस्फोरिक एसिड है उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन गया, जैसे सल्फ्यूरिक में से बना वैसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन गया। देन फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड के फॉस्फोरस एसिड, सॉरी यहाँ पे इन्होंने शायद गलत लिख दिया है, ये फॉस्फोरस होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा
रब करके चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, समझ गए होंगे क्या लिखना चाहिए मुझे। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए फॉस्फोरस एसिड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी अगेन पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड, तो फॉस्फोरस एसिड में से वो दो फॉस्फोरस एसिड के मॉलिक्यूल से वाटर निकल गया, तो ये कहलाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। देन एक्सेप्शन इसके क्या है कि जैसे दो नाइट्रिक एसिड में से पानी निकाला तो सीधा N2O5 बन गया। अब यहाँ पायरो वायरो नहीं लगाएंगे, यहाँ सीधा हम क्या बोलेंगे, जब भी मैंने क्या कहा हाइड्रोजन बिल्कुल गायब हो जाए ना तो वो बन जाएगा एनहाइड्रस, तो हम बोलेंगे एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से दो नाइट्रस एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो वो कहलाएगा एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। इसी तरह से दो H2SO3 में से निकाला तो बन गया पायरो सल्फ्यूरस एसिड। तो पायरो की कहानी पता लग गई, मेटा की कहानी पता लग गई। मेटा फिर से बताता हूँ कि एक पेरेंट एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाए एक मॉलिक्यूल में से तो बन जाता है मेटा, और अगर इक वाले में से जनरली, और अगर दो इक वालों में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला जाए तो बन जाता है पायरो। ठीक है, तो ये तो इनकी कहानी थी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। बाकी सब आप बाद में एक्स्ट्रा पढ़ोगे जब वो सल्फर फैमिली, फॉस्फोरस मतलब नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये सब पढ़ोगे आप। ठीक है, तो बच्चों मेरी तरफ से ये पूरा एक रिकैप हुआ। अब आप मेरे को इसमें चैट पे लिख के अभी तक जो भी आपने चैट लिखी है ना वो मैंने ऑलमोस्ट नहीं पढ़ी है, ये समझ लो, ना के बराबर पढ़ी है मैंने। तो मैं आप लोगों की चैट अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ूं तो डाइमर मीनिंग मैंने बता दिया है। सिलिकेट्स इसमें अभी कवर नहीं हुआ है, अभी सिलिकेट पर ज़्यादा लोड मत लो, सिलिकेट आएगा भी नहीं अभी सिलेबस में, अभी क्वेश्चंस वेश्चंस में ज़्यादा। तो अभी इतना जितना रिकैप करा दिया उतना भी पढ़ के जाओगे तो भी बहुत काम हो जाएगा आपका। और वेकेंट स्पेस, वाई देयर इज ए वेकेंट स्पेस, इसलिए आइस के अंदर वेकेंट स्पेस, मुझे नहीं पता वो अभी है भी कि नहीं है, बच्चा जिसने पूछा था। वेकेंट स्पेस इसलिए रह जाता है क्योंकि आइस में क्या होता है कि जब सॉलिड स्टेट में वो आते हैं तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाता है, हेक्सागन बनाता है, तो हेक्सागन बनाने के चक्कर में बीच में स्पेस आ जाता है। देन ऑर्थोक्लोरोफिनॉल एंड क्लोरल हाइड्रेट समझा दीजिए। क्लोरो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल तो ये हो गया, देखो ये फिनॉल है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया, ये तो हो गया ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। और क्लोरल हाइड्रेट अलग है, क्लोरल हाइड्रेट ये ऐसा है, एक कार्बन पे 3 Cl है ना, और एक कार्बन पे H है और OH, दो OH है। अब ये H के बीच में और ये Cl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, दिस इज क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है सर, कारोज एसिड तो नहीं पढ़ा। कारोज एसिड होता है H2SO5 को बोलते हैं कारोज एसिड, और मार्शल एसिड होता है H2S2O8 को बोलते हैं मार्शल एसिड। वंडरवाल फोर्स वीक तक ही पड़ा है बस, तो ठीक है, टीकेपी वालों के उतना ही समझ लो, उतना ही आएगा। सर हाउ टू डिसाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड, बेटे दिशा में कई बार बता चुका हूँ कि सारे एटम्स के ऊपर जो भी चार्ज होता है उन सब का सम मिलाकर टोटल मतलब स्पीसीज का चार्ज के बराबर हो जाता है। तो हर एक इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज होता है उसी को हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसका एक तरीका भी है, +1 -1 असाइन करते हैं हर बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। तो जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, HCl के बीच में एक बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को तो दे देना है मुझे -1, और मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे देना है +1। तो अब मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्लोरीन का यहाँ पे -1 है। अब ऐसे में एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे मुझे CH4 ये OH और CH3OH में CH3OH में मुझे निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की। तो विद रेस्पेक्ट टू ईच बॉन्ड ऑफ कार्बन आई विल असाइन +1 एंड -1 टू द कार्बन। तो जरा देखो बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एम आई, ओके ओके, एम आई ऑडिबल नाउ, ओके ओके,
वो बीच में अच्छा अच्छा ठीक है। वो एक्चुअल में मुझे ये भी एक नई चीज पता चली कि जैसे आप सेशन ले रहे हो और सेशन के दौरान अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, अगर आपके मोबाइल का जैसे 20% रह गया, 10% रह गया, तो वो जो पॉपअप मैसेज आता है उसके साथ आपका साउंड चेंज हो जाता है। ये भी आज नई चीज पता चली हमको। ओके, तो मैं कह रहा था कि जैसे अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट में मुझे इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है इस कार्बन की, तो विद रेस्पेक्ट टू ईच बॉन्ड आई विल असाइन +1 एंड -1 ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिशा ये तुम्हारे लिए पर्टिकुलरली, और जितने भी बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं जान रहे हैं उनके लिए, कि देखो कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। तो कार्बन विल गेट -1 कितनी बार, हर बार, बिकॉज नहीं, हर बार नहीं, यहाँ इन तीन के रेस्पेक्ट में, ये ब्लैक वाले जो है ना बॉन्ड, इनके रेस्पेक्ट में तो मिलेगा -1, तो -1 इंटू 3 कितना हो गया, -3। और इसके रेस्पेक्ट में अगर कार्बन ऑक्सीजन के अंदर देखें तो ये जो लाल वाला बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, इसमें कार्बन जो है ना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर है, तो यहाँ मिलेगा इसको +1, तो -3 और +1 कितना हो गया, -2। तो इसका मतलब नेट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -2। तो अगर हमें किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता हो तो भी हम आसानी से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। चलिए एक बार मैं वापस से चैट पे जाता हूँ, जरा चैट पे आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। चलिए, और साउंड प्रॉब्लम कितना जल्दी एकदम सिद्धांत एकदम बावला हो गया रे। देन और तो ये हो गया, और तो क्लोरो हो गया, कारो हो गया, कारो के बाद में किसी ने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गया। सर SO2 का डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन करके दिखा दीजिए। SO2 में देखो मैंने आपको बताया था ये SO2 है, तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के डायरेक्शन से नेट डायरेक्शन इधर आएगा, परंतु वो दोनों, इन दोनों का जो नेट आया वो इसके नेट से कट नहीं पाएगा, तो म्यू विल बी नॉन जीरो। क्यों नहीं कट पाएगा यार, इधर तो ये अकेला लोन पेयर है, उसका डाइपोल मोमेंट अलग होगा और इन दोनों का नेट रिजल्टेंट अलग होगा, वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, इसकी संभावना बहुत ही कम होगी। तो इसलिए SO2 के अंदर डाइपोल मोमेंट मतलब जीरो, नॉन जीरो होगा। देन किसी ने कहा ऑर्थोमेटा पैरा क्या होता है। सिद्धांत गौतम क्लास में आया करो, ऑर्थोमेटा पैरा में कई बार बता चुका हूँ। जैसे बेंजीन रिंग होती है, या बेंजीन रिंग के अंदर जब तक कुछ भी ग्रुप नहीं लगाया तब तक तो सारी पोजीशन इक्वल है, लेकिन जैसे ही मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा दिया, जैसे OH लगा दिया, तो अब इस OH के रेस्पेक्ट में आप देखो ये वाली पोजीशन पे अगर मैं क्लोरीन लगाता हूँ तो ये कहलाएगा ऑर्थो, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। अगर यहाँ लगाता हूँ तो कहलाएगा मेटा। ये वाली और ये वाली पोजीशन एक ही है बच्चों, और ये वाली और ये वाली एक ही है, और यहाँ लगाता हूँ तो ये कहलाएगा पैरा। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थोक्लोरो मेटा पैरा। सिलिकेट्स अभी छोड़ दो, सिलिकेट्स का कोई इतना लोड नहीं है, ठीक है, अभी सिलिकेट्स हुए भी नहीं है TKB वालों के, तो TPG और TGP वालों के मुझे नहीं लगता सिलिकेट्स को लेकर अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। अगले फिर आगे कभी डिस्कस करेंगे तो सिलिकेट्स भी बढ़ा देंगे, अभी तो अपने जो नोट्स हैं उसी से पढ़ लो। लुईस बेस अनामिका मैं कई बार बता चुका हूँ, लुईस बेस का मतलब होता है ऐसे स्पीसीज, जैसे कि F- है, इसके ऊपर ये नेगेटिव है तो ये अपना पेयर डोनेट कर सकता है, तो जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं ना, समझ लो वो सारे लुईस बेस हैं। और ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज जिनके ऊपर अपना ऑक्टेट कंप्लीट है और उनके ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर भी किसी को डोनेट कर सकते हैं, तो ये भी लुईस बेस है। लुईस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कैपेसिटी जिनकी है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल में कुछ भी नहीं है, एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन, और अट्रैक्ट करते करते इतना पास में आ जाते हैं कि वो ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप करने से क्या होता है, इसका इसका दोनों का इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाता है, एंड दैट्स हाउ दे फॉर्म द बॉन्ड। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने के लिए वो इतना नजदीक आते हैं और बॉन्ड बना देते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में कुछ भी नहीं है दिव्या, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में जिनमें भी वैलेंस शेल में लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड रह जाए उनको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहते हैं। ऑर्थोमेटा पैरा में बता चुका हूं। चलिए, साउंड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। देन COF2 और COH2 का बॉन्ड एंगल देखो, COF2 और COH2
एक बहुत सिंपल सी बात समझना जरा, COF2 और COH2 में कि देखो, आप ऐसे सोचो कि ये पेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो जो बॉन्डेड पेयर है ना, उसका इलेक्ट्रॉन किधर होगा? फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन के पास। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? ज्यादा। तो रिपल्शन क्या होगा? कम। और यहाँ पे कार्बन के पास होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। तो हमेशा याद रखो, जब भी सेंट्रल एटम के साथ पेरिफेरल एटम जो है वो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल हमेशा कम होगा। तो θ1 और θ2 में से θ1 विल बी लेस देन θ2। हमेशा याद रखो, सेंट्रल एटम के साथ में यदि पेरिफेरल एटम डिफरेंट है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पेरिफेरल एटम जहां होगा ना, वहां पे बॉन्ड एंगल कम होगा। सर मैं आपको, अब जिसका इंडिविजुअल कोई डाउट रह गया ना बच्चों, तो वो आप है ना, एक काम और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी ई सॉल्यूशन ऐप जो है आपकी, उस ई सॉल्यूशन ऐप पे ही आप डाउट पूछा करिए। व्हाट्सएप पे के बजाय अब आप शिफ्ट हो जाइए ई सॉल्यूशन ऐप पे, राइट? मैं ही जवाब दूंगा, वहां पे कोई और जवाब नहीं देगा, डोंट वरी। तो अपना जवाब देने का तरीका और बेहतर और ऑथेंटिक हो जाएगा वहां पे, और कम से कम वहां पे दिखेगा ना टीचर काम क्या कर रहा है। तो आप लोग जो भी पूछोगे वो अब वहीं पे पूछना। आप, मैं ना व्हाट्सएप पे अब आपको जवाब देना कम करूंगा। व्हाट्सएप पे सिर्फ अपने को इधर उधर की दूसरी जो बातें हैं ना वो करनी है। एकेडमिक्स कोई भी क्वेश्चन करना है, एकेडमिक्स कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो वो, और जैसे आप फोटो खींच के भेजते हो तो उस पर मार्क कर दिया करो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक साथ पूरा पेज खींच के भेज दिया 10-10 सवाल, तो ऐसे नहीं। एक फोटो में एक ही सवाल होना चाहिए, समझ गए? चलिए, मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग की कंडीशन, क्या चीज, क्या बताऊं दोबारा? इसमें दोबारा में ये याद रखो कि सेंट्रल एटम के साथ जो भी पेरिफेरल एटम है, यानी कि जो ये पेरिफेरल एटम है, ये पेरिफेरल एटम जो है, ये इसमें जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा ना, तो बॉन्डेड पेयर उसके पास में खिंचा रहेगा, तो उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो रिपल्शन कम रहेगा। तो इसका सिंपल फंडा याद रखो, जहां पेरिफेरल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है? किसी ने पूछा है कि सर चैट को ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूलर वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन, जितना मॉलिक्यूलर, देखो छोटी बॉल बड़ी बॉल, उसमें सरफेस एरिया कहाँ ज्यादा? बड़ी बॉल में। बड़ी बॉल में सरफेस एरिया ज्यादा, तो बड़ी बॉल का यानी कि वंडरवाल इंट्रैक्शन भी ज्यादा। वंडरवाल इंट्रैक्शन ज्यादा तो वो आपस में मॉलिक्यूल को कनेक्ट करता है, तो दैट्स हाउ बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। सो हमेशा याद रखिए, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब जैसे किसी ने पूछा एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बॉन्ड स्ट्रेंथ का सवाल है कि बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है? बेटा बॉइलिंग पॉइंट का होगा ये सवाल, संकेत। तो देखो एन पेंटेन में सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि वो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा ना बच्चों, उतना ज्यादा स्फेरिकल शेप आएगा, और जितना ज्यादा स्फेरिकल शेप आएगा तो एक गिवन मास के लिए स्फीयर जो है ना वो सबसे लीस्ट सरफेस एरिया वाला होता है, इसलिए सरफेस एरिया डिक्रीज होता चला जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। देन वंडरवाल का इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या रिलेशन है? देखो इंट्रा, मैंने ये भी बताया था, ध्यान से सुना नहीं तुमने, साहू कुमार आदित्य, मैंने बताया था कि इंट्रामॉलिक्यूलर में जब एक मॉलिक्यूल का आपस में एक बॉन्ड बनता है ना, तो उससे क्या होता है, उसमें एक गोलाई आती है। गोलाई आती है तो मतलब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, बिकॉज एक गिवन मास के लिए स्फेरिकल, जैसे मैं आपको मिट्टी दे दूं कि भैया ये तेरी मिट्टी है, तेरी मिट्टी में मिल जावा नहीं, मतलब तेरी मिट्टी में कुछ बनावा, ठीक है, तेरी मिट्टी से कुछ बनावा, तो उस मिट्टी से तुम कुछ भी शेप बनाओ, चपाती बना लो, उसका लड्डू बना लो, उसकी बर्फी बना लो, तो तुम देखोगे सबसे ज्यादा, सबसे कम सरफेस एरिया लड्डू में आएगा। ठीक है? तो स्फेरिकल शेप डेवलप हो जाता है ब्रांचिंग से या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। दैट्स हाउ द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया इंटरेक्शन डिक्रीजेस। ठीक है? और फैक्टर्स इन विच बॉन्ड लेंथ तो साइज पे ही मेजरली डिपेंड करती है बच्चों, साइज और रिपल्शन, ज्यादा साइज मेजर। जैसे पीपी में ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं बनता है? ऑब्वियस सी बात है, पीपी में अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो मतलब दो पाई बनने पड़ेंगे, दो पाई बनने पड़ेंगे तो फिर क्या होगा, वहां पे थ्री पी के बीच में ओवरलैपिंग होगी। थ्री पी एक हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, तो वहां पे जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। ठीक है?
सर प्लीज नोट्स भेज दीजिएगा, बिल्कुल भेज देंगे भाई साहब। सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट, किस चीज का सिस एंड ट्रांस आयुषी? देन BE4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? BF4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? BF4, ये BE कौन सा एलिमेंट आ गया भाई? BF4 माइनस एग्जिस्ट करता है। BF4 कैसे एग्जिस्ट करेगा? BF4 अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब है कि बोरोन में 4 इलेक्ट्रॉन थे, बोरोन में 4 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। सर मैंने आपसे ई सॉल्यूशन ऐप पे क्वेश्चन पूछा था। हाँ तो मैंने जवाब दे दिया होगा। देखो भैया, ई सॉल्यूशन ऐप का क्या है कि वहां पे टाइम है 48 घंटे, तो मेरा टाइम रखा हुआ है मैंने 24 घंटे का। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आप ऐसा होता है ना कि जो भी सवाल आपने पूछा, तो मैं सुबह 1 घंटे लेके बैठता हूँ, शाम को 1 घंटे लेके बैठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शाम को नहीं हो पाता है क्योंकि शाम को डाउट क्लास रह जाता है और कभी न कभी रोज कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है। बेरिलियम, अच्छा बी तो स्मॉल ई लिखते हैं ना वहां पे। BF4 क्यों नहीं बनता? तो BF4 कैसे बनेगा? बेरिलियम के पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। वंडरवाल फोर्स समझ में नहीं आ रहा है। अरे वंडरवाल फोर्स कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल सा है कि एक एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, और दूसरे वाले का एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ना, यही फोर्स वंडरवाल इंट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। ई सॉल्यूशन पे चैट ऑप्शन कैसे यूज करें? ई सॉल्यूशन पे चैट नहीं है, बस आप लिख के भेज दो सर मेरे को इसमें सवाल में ये डाउट है। सर हाउ टू डिटरमाइन बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी साइज पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज छोटा होगा बॉन्ड नहीं, साइज के डायरेक्ट साइज, हाँ साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, हालांकि इसके एक्सेप्शन है। चलो, क्लेरेट कंपाउंड्स कुछ भी नहीं होते हैं, बहुत सारे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कुछ छोटे छोटे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स गैस वगैरह फंस जाती है, उसको हम क्लेरेट कंपाउंड बोलते हैं। अभी यहाँ कहाँ आ गए तुम्हारे क्लेरेट कंपाउंड्स यार? स्टीरियोकेमिकली एक्टिव और इनएक्टिव लोन पेयर का क्या मतलब होता है? वो ये भी आप आगे पढ़ोगे, अभी वो उन्होंने बता दिया लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है अभी, अभी छोड़ दो उसको। आगे थोड़ा सा हायर क्लास में पढ़ोगे, हायर क्लास का मतलब थोड़ा हायर लेवल पे आ जाओगे तब पढ़ोगे। ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में कितनी बार बताऊं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल जैसे सपोज करो NO है, तो NO के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, और ऑक्सीजन के कितने? 6, तो 6 और 5 कितने हो गए? 11। तो डेफिनेटली ये ऑड स्पीसीज हो गई। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं ना कहीं ऑड बच रहा है तो इसका मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। सर एक्सियल ओवर ऑर्बिटल लेंथ और इक्वेटोरियल लेंथ में क्या डिफरेंस होता है? एक्सियल के अंदर चूंकि पी करेक्टर ज्यादा होता है sp3d में, तो पी करेक्टर ज्यादा होने की वजह से इलोंगेटेड होता है, और इक्वेटोरियल में एस करेक्टर होता है ना, तो वो छोटा होता है। sp3d3 में उल्टा हो जाता है, sp3d3 में इक्वेटोरियल लंबा होता है और एक्सियल छोटा होता है। सर मेरा ई सॉल्यूशन ऐप नहीं चलता है, इसके लिए कंप्लेंट करो एलन में, मेल करो उनको। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्चुअली क्या होता है, देखो सुनो। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन। जैसे एक तो है फैन और एक है मूविंग फैन। तो फैन पूरा एरिया कवर कर लेता है जब मूविंग है, डिस्क लाइक है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है तो एक अपना प्रोबेबल रीजन बना लेता है जहां पे कि उसके पाए जाने की संभावना होती है, उसी को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। सर प्लीज इंटरमोलिकुलर समझा दो।